क्लीन एंड बोल्ड में हम कोशिश कर रहे हैं जनता की आवाज़ को जन नेता तक पहुंचाने की। आज हम बोल्ड करने की कोशिश करेंगे भाटपाड़ा के युवा विधायक अर्जुन पुत्र पवन सिंह को। पवन सिंह भाटपाड़ा के राजनीतिक अभिभावक रहे सत्यनारायण सिंह के पौत्र तथा भाटपाड़ा में लगातार 4 बार के विधायक, 2 बार के पौर प्रधान तथा वर्तमान में बैरकपुर लोकसभा के सांसद अर्जुन सिंह के इकलौते सुपुत्र हैं। पवन सिंह का जन्म 27 मार्च 1988 को कोलकाता में हुआ था। 2 बहनों में इकलौते भाई है पवन। पढ़ाई के सिलसिले में अधिकतर समय विदेशों में बिताने के कारण यहाँ के लोग कुछ खास जान नहीं पाए अपने इस विधायक को। इनकी पढ़ाई विदेशों में ही हुई है। वे न्यूजीलैंड में रहकर MBA कर चुके हैं। अपने पिता के विचारों से थोड़ा अलग मत रखने वाले पवन बचपन से ही अपने दादाजी के लाडले रहे और सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा भी उन्हीं से प्राप्त की। इनको 26 जून 2015 में पहली बार मीडिया के सामने देखा गया, वह भी आक्रामक मोड़ पर। कल मान लीजिए मुझे भी कुछ हो जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं लास्ट तक लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा। इनको बच्चों के साथ समय बिताना व खेल कूद से काफ़ी लगाव रहा। राजनीति इनको विरासत में मिली थी। अच्छे कद्दावर नेताओं के साथ राजनीति करना इनके लिए काफ़ी सहज रहा। पवन सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत होते ही 2018 में भाटपाड़ा विधानसभा की युवा तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन के तौर पर, उसके बाद 9 मार्च 2019 को अपने पिता के साथ भाजपा में कदम रखते हैं तथा अपने पिता के खाली हुए भाटपाड़ा विधानसभा सीट से 23 मई 2019 को उपचुनाव में जीतकर विधायक बनते हैं। देखिए पवन सिंह के साथ हमारी विस्तृत सवाल जवाब। 24 घंटा लाइव जनता के कुछ सवालों को उन तक पहुंचाएंगे और उनके कुछ संवाद हम जनता तक ले जाने की आज कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं इस लॉकडाउन के दरमियान सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद और नमस्कार, और जितने भी मेरे 24 घंटा के जो व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सर कुछ जनता के कुछ सवाल थे। सबसे पहले कैसा अनुभव हो रहा है, इस 1 साल हो चला है आप विधायक बने हैं, कुछ काम आपने किए हैं, कुछ प्लानिंग्स आपकी होगी, जिंदगी के पहले चुनाव में लड़ते हुए पहली बार आपने जीत हासिल किया और 1 साल के बाद कैसा लग रहा है? ये 1 साल हो गया और इसका जो अनुभव मुझे मिला है बहुत अच्छा अनुभव मुझे महसूस पता था कि बंगाल में आप जो अगर ओपोनेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर रूलिंग पार्टी में नहीं है तो आपको काम करने नहीं दिया जाए। ये सब मुझे नहीं पता था। मैं जानता था कि जीतने के बाद एटलीस्ट जो MLA का जो पावर्स होती है उसके माध्यम से आप जो काम करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। तो मैंने एजुकेशन और मेडिकल को लेकर जैसे मेरे चुनाव के समय भी प्रचार की कि इस पर मैंने विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि एक समाज को बदलने के लिए ये समाज का 2 पैर है। अगर ये 2 चीज़ें ठीक होंगी तो समाज ऑटोमेटिक बहुत हद तक डेवलप हो जाता है। और समाज को सिर्फ हम रोड और लाइट और बाकी चीज़ें लगाने से हम डेवलप नहीं कर सकते। समाज को डेवलप करने के लिए समाज के सोच को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच लेकर मैं आया था, लेकिन जैसे मैं आया पब्लिक के वोट से मैं जीत गया। पब्लिक ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जीतने के बाद जब मैं स्टार्ट किया, सबसे पहला कार्य किया स्टेट जनरल हॉस्पिटल में मेरे एरिया में कि उनके जो सुपरिटेंडेंट है उनसे मैंने बोला कि मैं एक रिक्वेस्ट लेटर दे रहा हूँ, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को ठीक करने के लिए, वो आप मुझे अपने लेटर पैड में दे दीजिए। उसका आपने जानकारी लेना चाहा कि आपको क्या क्या जरूरत है। 2018 का भी मेरे पास लेटर है कि मैं सुपरिटेंडेंट के साथ घूमकर फिर वहाँ का निकाला कि क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। टोटल 35 ऐसे छोटे बड़े प्रॉब्लम थे जिसको अगर हम ठीक कर दें तो हमारा जनरल हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मेरे पिताजी ने उस टाइम जबकि TMC पार्टी करते थे, उन्होंने अपने लेटर पैड में आगे भेजा। हमने उनको बोला भी कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, तो बोले ये पहली बार नहीं है, मैंने पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट लेटर दिया है लेकिन मेरा पार्टी इस पर ध्यान नहीं देता है। पता नहीं यहाँ के हॉस्पिटल को डेवलप क्यों नहीं करना चाहता है, इसके पीछे क्या मंशा है, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन मेरे बोलने को उन्होंने एटलीस्ट एक चांस तो दिया
और उन्होंने लेटर दिया, लेकिन उस लेटर का आज तक कोई रिस्पांस नहीं है। मेरे आने के बाद मैं तो सुप्रिटेंडेंट को बोला तो उसकी तरफ से रिक्वेस्ट, अगर मैं कुछ सुविधा चाहता हूँ मुश्किल को मैं ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, चेयरमैन को लेटर लिख सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस सारे जाके मारने तो नहीं लगूंगा, नहीं आप ये काम करेंगे नहीं करना चाहिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और आप जानते हैं चुनाव होने के बाद जिस तरह से 3 महीने 4 महीने जो भी भाटपड़ा में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी, बम गोली उल्टा पुल्टा केस, मतलब जो बीजेपी करने वाले थे सबके ऊपर इतनी सारी उनको परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद वो खत्म हुआ तो कोरोना वायरस का ये जो महामारी वाला इफेक्ट हो गया, उसके बाद आप देखिए जो तूफान है उसके वजह से हो गया। तो मतलब आदमी कैसे किसी अच्छी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा अगर वो चाहेगा तो अभी सो फार मेरा कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इसमें। बस मुझे ये दुख हुआ कि मैं जो सोचा अभी तक नहीं कर। ये चुनाव के वक्त की हम सबसे पहले जीतने के बाद सबसे पहला मुख्य काम हुआ मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना हमारे विधानसभा इलाके में। लेकिन यहाँ भी आपको लग रहा है कि राजनीतिकरण चल रहा है। मैं तो बोलूँगा 100% में 100%। 35 तक मेरे पास पॉइंट्स है जिसमें मेरे को डेवलपमेंट करनी है अपने मेडिकल सिस्टम में। अगर मैं 10 पॉइंट भी कर दिया रहता तो मुझे एक संतुष्टि होती थी। मुझे अपने मन में गुस्सा आती है क्या यार, मतलब कितनी राजनीति खराब हो गई है। मतलब हम लोगों के पार्टी जो आपके हैं वो लोग आरोप लगा रहे थे कि विधायक बनने के बाद कुछ किए नहीं। आप भी इस बात को मान रहे विधायक बनने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं पाए और करना नहीं चाहते, दोनों में अलग है। हम करना चाहते हैं लेकिन वो सपोर्ट नहीं करती है, मेडिकल सिस्टम में नहीं करती। एटलीस्ट ये तो मुझे बोलते हैं कि ठीक है आप अपना निजी तरह से अगर करना चाहते तो आप कर लीजिए, लेकिन वो भी नहीं कर लेते क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट की वो चीज़ है। जब तक ऊपर वाले से करेंगे तो केस हो जाएगा हमारे ऊपर, लीगल तरीके से उनका राइट बनता है वो मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा नहीं कर सकता हूँ। प्रतिनिधि अगर सिस्टम तोड़ने लगेगा तो फिर आगे की पब्लिक क्या करेगी। लेकिन सर जनता के लिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध होते हैं, किसी भी परिस्थिति में मैं जनता का साथ दूंगा। तो क्या माना जाए कि इसमें आप फिर डेवलप नहीं करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेडिकल में मैंने सुविधाएं अपने तरफ से मैंने लोगों को पैसे दिए, इलाज करवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ जैसे वो मैंने इलाज कराई, जहाँ जैसे वो एजुकेशन में किसी गरीब बच्चे को अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तो मैंने उसको एडमिशन कराई अपने तरफ से। तो मैं अलग बात आया जो अपना रिक्वेस्ट रखा मुझसे जितना हुआ मैं ये नहीं बोलूँगा। विधायक फंड आपने कहा कि विधायक फंड रिलीज नहीं हो रहा है, तो विधायक फंड क्या कुछ भी करेंगे नहीं, ये सब मैंने अप्लाई किया, ठीक है। इसमें से कोई फंड मेरा रिलीज नहीं हुआ। ये 12 नंबर वार्ड का है, ये फंड रिलीज हुआ मेरा म्युनिसिपल में रखा हुआ, लेकिन अभी तक इसका टेंडर नहीं हुआ। अब देख लीजिए डेट कब का है, अभी तक 6 नवंबर 2019 अभी तक इसका टेंडर हुआ, 2 बार टेंडर होकर कैंसिल भी हुआ, फंड रिलीज नहीं हुआ। लेकिन ये जो हुआ अभी तक रखा हुआ, अभी तक इसका टेंडर तक नहीं हुआ, तो काम कैसे होगा। 12 नंबर वार्ड में नाली में पानी जम जाते हैं, डेंगू के टाइम में बीमारियां हो जाती है। तो ये बनाने के लिए मैंने ये फंड के लिए ये किया था, लेकिन इसका अभी तक टेंडर म्युनिसिपल से मैं जाके क्या करूँगा, रिक्वेस्ट लेटर ही दे सकता हूँ ना। रिक्वेस्ट लेटर एक बार हमने दिया है, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। अगर ये सब चीज़ें आपके पास डिटेल है, ऑफिशियली है, इसका जब नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। और आप तो जानते हैं एमएलए साहब घर से बाहर निकले, ये कौन सा मुद्दा हो गया मेरे भैया। एमएलए साहब काम तो किया ना, लोगों को जो सुविधाएं चाहिए होता है एमएलए साहब उसको पहुंचाया तो उनके घर पे। हेल्पलाइन खोले, हेल्पलाइन की तरह किसी को मेडिकल चाहिए तो मेडिकल मैंने भिजवाया, किसी को बच्चों को खाना जो होता है बेबी फूड वो पहुंचाया मैंने, मेरे पास सब जानकारी है। आप पूछेगा बूढ़े लोगों को दवा चाहिए था वो पहुंचाया, तो मेरे लिए वो मैटर करता है कि एमएलए साहब दिखाई दे रहा है वो मैटर करता है। आप मेरा शकल देखने के लिए वोट किए क्या आप हमको। अगर लोगों को मेरा प्रतिनिधि हूँ, अगर मेरी जनता को जानने की जरूरत है तो वो आके मुझसे पूछे, लेकिन सब जगह मैं प्रचार तो नहीं करूंगा ना। यहाँ यही हो गया है कि आप 2% काम कीजिए, 10% प्रचार कीजिए, लेकिन मैं 10% भी काम करता हूँ तो उसका 2% भी प्रचार नहीं करता। मेरे को बोलना है जो मेरे ऊपर एलिगेशन कोई लगाएगा उसके लिए मेरे पास जवाब देने के लिए मैं देने के लिए। चुनाव के बाद जीत हुई, आप लोग एमएलए बने, आप आरोप लग रहे हैं कि आपके फादर यानी यहाँ के सांसद पर ये दंगा उनके द्वारा उनके लोगों ने और उन्हीं के इशारे पर भगाया गया, इस पर क्या बोलेंगे। आरोप लगाना तो पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, लेकिन सबसे बड़ा चीज है प्रूफ करना। आज मेरे ऊपर आप आरोप लगाया कि पवन सिंह नहीं दिखाई दी, लेकिन ये तो आपने कभी नहीं बोला कि पवन सिंह ने क्या क्या काम किए। नेगेटिव तो बातें कर दिया आपने, पॉजिटिव बातें तो की नहीं मेरी। तो आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। हम तो आरोप लगाते हैं, देखिए कीचड़ में जो पैर रखता है ना, कपड़े उसी के गंदे होते हैं, जो कीचड़ में पैर नहीं रखेंगे उसके गंदे नहीं होंगे। ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना। आज लोग बोलते हैं हम लोग को कि इनको टिकट, लेकिन पब्लिक का डिमांड था तभी तो मुझे वोट मिला। वोट में तो हमारा हक नहीं है ना, हमको जबरदस्ती वोट नहीं ना चाहिए।
ये तो हम नहीं बता सकते अभी, लेकिन पार्टी का अपना डिसीजन होता है। लेकिन पार्टी ने मेरे को देखा, और हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, पार्टी ऐसी किसी को टिकट नहीं देती है। पार्टी उसका छवि पता करती है, उसका कैरेक्टर पता करती है, उसका बिहेवियर पता करती है, लोगों में क्या उसकी मतलब बिहेवियर है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं। उसके बाद आवाज तक नहीं इसको टिकट देंगे तो लोग का इसका जो भी सपोर्ट है मिलेगा। वालों को खाली बोलने के लिए एक मुद्दा चाहिए, उसका सही है कि गलत है वो उनको नहीं पता, बस इलेक्शन वालों को प्रूफ भी तो करो भैया। कौन से हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद की जाए। एक प्रतिनिधि होने के नाते जितना मैं मदद करना चाहता हूँ उतना मैं करता हूँ, करना और चाहता हूँ। मेरी जो भूख है लोगों की मदद करने वाली वो खत्म ही नहीं होती, और मुझे शांति मिलती है लोगों की मदद करने में, ना ही कि पॉलिटिक्स करने के लिए नेता बहुत सारे हैं बंगाल में, और वो वाले ने भी एलिगेशन लगाया, उनको लगाने दीजिए। इससे मुझे जब लॉकडाउन चल रहा था उस दरमियान जब जनप्रतिनिधि को जनता के लिए जनता के साथ होना चाहिए था, उस वक्त आप क्वारंटाइन सबको अपने घर में रहना। हम लोग को पार्टी की तरफ से एक ऑर्डर आई थी कि आप लोग को घर में रहना और घर में रहते हुए अपना कार्य करना है। हमने अपने कहा मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि अपने प्रधानमंत्री जी का बात सुनूं और साथ साथ अपना कार्य भी करूं। अगर आज हम सभी उनका बातों को सीरियसली पालन करते थे, ये जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है ना, इतने दिन तक नहीं चलता। कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हुई है। अगर हमारा ऊपर वाला हमको ऑर्डर देता है कि आपको ये मानना है तो मानना है, हम बात है उसको मानने के लिए। हमको ओपोनेंट क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मेरा नेता क्या बोला उससे मुझे मैटर करता है। अगर लोगों को, हमारे वर्कर लोगों को या जो भी बेचारे जो गरीब स्तर में है, उनको अगर सही तरह से राशन मिलता और वो भी होम डिलीवरी टाइप से मिलता, हम लोग अगर प्रशासन और बाकी जो भी लोग हैं, जो लोग को हम गलत चीजों में यूज करते हैं, वो अगर हम सही चीजों में यूज करते हैं, उनको घर तक खाना पहुंचाते हैं, तो बाहर निकलते नहीं और बहुत हद तक इस चीज को हम खत्म कर देते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है, लेकिन वो हुई नहीं। और आज देखिए आप भी सफर कर रहे हैं और मैं भी सफर कर रहा हूँ। ये हमें लगाना पड़ रहा है, प्रॉपर्ली हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नहीं मानने की वजह से ये सब चीजें हो रही है। सर, अम्फान पीड़ित, अम्फान के बाद देखा गया काफी इलाकों में, विशेष करके 14 नंबर वार्ड में काफी संख्या में जो है घर लोग बेघर हो गए, घर टूट गया उनका पूरी तरीके से। इन लोगों तक कोई व्यवस्था होता? भैया सबसे पहले तो ये काम हो रहा है हमारा कि जो पेड़ गिरे हुए हैं जिन घर में, पहले वो पेड़ को काटा जाए। म्यूनसिपल की तरफ से ज्यादा लोग नहीं, म्यूनसिपल जिस तरह से बोल रही है कि मेरे पास वर्कर नहीं है, टाइम ठीक नहीं चल रहा है कि वर्कर नहीं मिल रहा है, कोई भी काम सही तरीके से हो नहीं रहा है। अगर ये हो तो पब्लिक को तो प्रॉब्लम हो रही है। हम और आप मान लीजिए हमारी छत तो ठीक है, अभी यही पानी चूते रहता और रात में सोना पड़ता तो क्या प्रॉब्लम होती बताइए आप। तो लोगों को तो समस्या हो रही है, लोग बताते हैं, मुझे दुख होता है कि मैं उनके लिए कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन करना ऐसा नहीं मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या करिएगा, बहुत ऐसी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, आप कोशिश करना चाहते लेकिन होता नहीं है वो चीजें। उन लोगों को कम से कम खाने पीने की व्यवस्था, कोई राहत, कुछ भी पहुंचाने का काम की कोशिश हो रही है। ये हो रहा है भैया, जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जिनको चाहिए उतना जरूरत हो आपसे कांटेक्ट कर लेना। हमने लेकिन आप कोई सर्वे करवा नहीं सकते? जरूर करवाते हैं भैया हम। देखिए सर्वे नहीं करवाते तो लोगों को देते कैसे, आप बताइए। बहुत ऐसे लोग हैं, हम तो सबके पास गए ना। अभी ये 3 दिनों में आपको टाइम नहीं दिया, 3 दिनों में मैंने सबके पास गया, उनके घर जा के देखे। किसी ने ये नहीं बोला कि भैया ठीक है इसमें टाइम लग रहा है, खाने की थोड़ा इंतजाम कर दीजिए। हमने बोला और कोई समस्या तो बताइएगा, लेकिन जब तक लोग नहीं बोलेंगे तो मैं जबरदस्ती कैसे। हमारे कार्यकर्ता एक घर में बांट रहे थे लोगों को, तो ओपोनेंट पार्टी से फोन आया कि हाँ तुम बहुत राशन बांट रहे हो, तुमको गलत केस में फंसा। कार्यकर्ता को बोले काम करो, तुम पीछे हट जाओ, लोग को बोलो कि हेल्पलाइन में अप्लाई करने का। हेल्पलाइन में अप्लाई होगा, मेरा सिक्योरिटी गार्ड जाकर अपना कार्यकर्ता को भी सेफ रखना है। अब कोई गलत केस में फंसा देगा तो बेचारा पुलिस का तो आजकल कैसा मिसयूज हो रहा है आप जानते हैं। प्रधानमंत्री जी आए इस राज्य में इस अम्फान के तूफान के, चाहे कि कोई जवाब देंगे आप लोग इस पे? प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पे वो आए और आकर देखे चीज़ों को, और जो हेल्प लगा उनको लगा कि हाँ इतना हेल्प करना चाहिए तो उतना दिए। लेकिन सबसे पहला चीज़ है जितना मिला पहले वो तो काम होना चाहिए। पैसा तो आप मांग लेते हो, हिसाब देते हो कि आपने वो पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया। आज अगर ममता बनर्जी मुझे 60 लाख रुपए देंगे तो उसका हिसाब नहीं मांगेंगी, मांगेंगे ना वो, और मुझे देना भी पड़ेगा कि मैंने वो 60 लाख रुपए कहाँ खर्चा किया, कि नहीं देंगे। तो ये हम लोग बाध्य हैं चीजों को बताने के लिए। तो हम क्या करते हैं इसके बारे में हम ध्यान नहीं करते हैं। आपने क्या किया इसके बारे में बात होती है, और जब ये बातें होगी तो कभी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। आप अपना कार्य के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन दूसरे के ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अपना कार्य नहीं कर रहे। हमको अपना कार्य के बारे में बताना है ना। आप हमसे पूछ रहे तो हम अपना बता रहे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया।
हमने ये तो नहीं बोला कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, वो आपने पूछा तो मैं जवाब दूँ कि दूसरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपना कार्य पहले खत्म करे, फिर बाद में किसी के बारे में बोले। आखिर में तो इसके लिए भुगतना तो जनता को पड़ रहा है भैया, और किसको भुगतना पड़ेगा? मैं अपने लड़के को गलत रास्ते पे जाने दूंगा और उसकी हर गलतियों पे मैं उसको ये करूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं तो सफर तो मैं ही ना करूंगा। तो इसी तरह से जनता होती है, जनता को देखना चाहिए कि जो कार्य सही किया है कि नहीं। अगर कार्य सही किया तो उसका वोट दीजिए और नहीं किया तो मत दीजिए। अगर ऐसे सिस्टम होंगे तो फिर हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम। जिस राज्य का विधायक है, उस राज्य सरकार की कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे बिंदु जिसमें आपको लगता है सरकार से फेल गई है? उनको जो भी कार्य, चाहे वो अपोनेंट में हो या रूलिंग पार्टी में, आपको सबको लेके चलना चाहिए। और जहाँ लोगों का वेलफेयर की बात है, जहाँ सोसाइटी के वेलफेयर की बात है, डेवलपमेंट की बात है, वहाँ कोई मुझे उससे मतलब नहीं है। आप अपना कार्य कीजिए, हम फुल तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। अगर ये चीज़ें होता तो मैं आपको बोलता हूँ हर आदमी पसंद करता ममता बनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं। वो सिर्फ पता नहीं क्या सोचती हैं, क्या सोच के क्या कार्य करती है और किसके बोलने पे चल रही है। राजनीति तो मैं ABCD भी नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ कि लोगों को हेल्प करना। कोई ऐसा पॉइंट जिसके द्वारा आप इस बात को साबित करें कि आपका जो केंद्र सरकार है, उस सरकार का कुछ ऐसे बिंदु जिससे बता सके कि सरकार सफल है? हर तरह से जितनी सारी योजनाएं जो बनी हैं, अगर ये योजनाएं ममता बनर्जी जी उसको अलाउ कर दे यहाँ, तो मैं बोलता हूँ यहाँ हमारे बंगाल में 50 to 60% लोगों की समस्या दूर हो जाए। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं। मेडिकल तो मैंने बोल दिया आयुष्मान भारत, और वन राशन कार्ड वो खाने पीने का है। अगर ऐसा हो गया, वन नेशन वन राशन कार्ड अगर ऐसा हो गया तो भैया हमारा तो और क्या चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से एक पैकेज की घोषणा हुई है पूरे देश के लिए। क्या लगता है कि इसका उपयोग सही तरीके से देश हित में हो पाएगा? जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इस चीज़ को पूरा अपने निगरानी में रख के इस चीज़ों को सफल करने में पूरा अपना 100% देंगे। राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आप बिलोंग करते हैं, ताल्लुकात रखते हैं। आपके दादाजी सत्यनारायण सिंह एक यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, आपके पिताजी अर्जुन सिंह आज भी जनप्रतिनिधि हैं। आपको भी मौका मिला है और आप भी आज राजनीति में हैं, एक इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किनके आदर्शों को मुख्यतः लेके आप चल रहे हैं, अपने दादाजी, अपने पिताजी? मैं तो शुरू से अपने दादाजी का फैन हूँ और हमेशा दादा के देखिए, मैं पिताजी के साथ तो समय बिताया हूँ, लेकिन पिताजी के साथ कोई गाइडेंस हमको उतना मिला नहीं। लेकिन मेरे दादाजी जब थे तो उस टाइम तो वो बिल्कुल उस टाइम पॉलिटिक्स वो छोड़ चुके थे और उनके पास समय पूरी थी। तो जब भी मैं छुट्टी से आता था, जब मैं उस टाइम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, फिर बाहर पढ़ने लगा था, जब भी मैं आता था मेरे दादाजी अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते थे और हर चीज़ें मुझे समझाते थे, हर चीज़ें बताते थे कि राजनीति कैसी होती है, लोगों को कैसी सेवा करनी चाहिए और जहाँ सेवा की बात है वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और राजनीति में अगर जो गलत है वो गलत है और सही जो है वो सही है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि नहीं गलत का हम सपोर्ट करेंगे क्योंकि राजनीति है, तो कल क्या जाता है वही गलत इंसान कल आपके लिए इफेक्ट कर देता है। और वही चीज़ें मैंने इस प्रेजेंट टाइम में मैंने देखा है, क्योंकि जो जो बात उन्होंने बोली थी सब आज जाके राइट हो रही है। तो एक बात होता है बोलने वाला बात होता है और एक बात बोला हुआ और राइट हो रहा है, तो आप मान लेते हैं कि नहीं ये जो उन्होंने बोला है बहुत सोच समझ के बोला था। अर्जुन सिंह एक जाने माने आज के तारीख में एक संज्ञान, एक नाम से एक राजनीतिक व्यक्तित्व है। आप भी राजनीति से कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं आप, तो अर्जुन पुत्र होने के कारण आपको राजनीति में अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगा या फिर दिक्कत होगी? देखिए ये तो बहुत क्या बोलते हैं गर्व की बात है कि मैं उनका लड़का हूँ और कहीं ना कहीं उनका कुछ कार्य ऐसा किए हैं जीवन में कि जिसकी वजह से आज मुझे सपोर्ट मिलता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बहुत रिस्पेक्ट से लोग मुझे मिलते हैं और बातें करते हैं। इवन असेंबली में भी जाता हूँ तो जितने भी ओपोनेंट के जो नेता सब है वो लोग भी बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से किसी को लाइफ में सपोर्ट मुझे मिलता है इस जगह पर, झूठ नहीं बोलने का। और इसका मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि देखिए उनका लड़का होने के नाते कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझे मिली है, गॉड गिफ्टेड। कुछ क्वालिटी पिताजी की भी है, कुछ क्वालिटी दादाजी की है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपको बोला कि हर कोई का एक अपना हीरो होता है और मेरा हीरो मेरे दादाजी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पिताजी की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गलतियाँ या जो आप सीखते हैं अपने जीवन में अपने बड़ों से सीख लेनी चाहिए। हर चीज़ हम गलती करके सीखेंगे तो कोई मतलब नहीं होता। अपने बड़ों से सीख लेते हैं तो हम अपने पिता से भी अपने दादाजी से। कुल मिलाकर के कहा जाए तो पवन सिंह जिस उद्देश्य आए थे जनता के बीच, जनता के लिए काम करने का और
के उद्देश्य जो आप आए थे और मौका मिला भी आपको, इस बात को क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले दिन में जनता को उनके प्रत्याशा के अनुसार खड़े उतरेंगे? मैं तो आगे का नहीं बता सकता हूँ, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आगे क्या हुआ क्या नहीं है हमारा आप नहीं जानते हैं। लेकिन आज के समय में भी अगर ममता बनर्जी जी अगर इस चीज़ को भूल जाए कि हम अपोनेंट पार्टी के नेता हैं और ये भूल जाए कि हम लोग को एक दूसरे को नीचा करना है या गिराना है और सपोर्ट करने लगे बस लोगों का वेलफेयर के बारे में करके दिखा दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं उसमें कितना 100% सफल होता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है लोगों के लिए कुछ करने की। मुझे किसी से कोई नहीं चाहिए कुछ, मुझे बस चाहिए कि मेरे लोगों को सपोर्ट मिले। बस लड़के हैं, यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको एक डायरेक्शन मिले और उसमें मैं उनका क्या हेल्प करना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ। शिक्षा के तौर पे, क्योंकि आज एक बहुत अहम मुद्दा है, आपने भी कहा कि आपकी पहली प्राथमिकता थी, क्या हो रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जा रहा है। एक बहुत ऊंचे लेवल का फीस, कई तरह के मनमानी पैसे वसूल करना जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इस पे कोई एक्शन लेना चाहेंगे आप? इस पर एक्शन लेने के लिए तो मेरे लिए बहुत अभी मैं उस लेवल में नहीं हूँ, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि अगर ये चीज़ें अगर सरकारी में ठीक रहती ना तो प्राइवेट में लोग जाते नहीं, लेकिन आप इसलिए कराते हैं क्योंकि आप मजबूर है। आपको पता है कि सरकारी स्कूल की क्या हालत है, स्कूल तो अपने मन से नहीं ना करा हुआ, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट तो मिल रहा होगा ऊपर से, बिना गवर्नमेंट के नाक के नीचे तो कोई काम नहीं हो सकता। तो यही चीज़ें दिल्ली में कैसे नहीं हो रही है, केजरीवाल सरकार कैसे इस पर रोक लगा रहा है, कैसे इसको देख रहा है, तो ममता बनर्जी भी उस चीज़ पर रोक लगा सकती है। मैंने मतलब कि आप इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल सरकार का जो शिक्षा नीति है इस तरीके में फिलहाल वहां पे सफल है और ये चीज और जगह पे लागू होना चाहिए? सफल है, तभी तो आज उनको दोबारा चुनाव में वो जीते हैं, नहीं तो वो जीत पाते हैं। शिक्षा दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल को इतना अच्छा बनाया है, तभी तो आज जीत रहे हैं ना। देखिए जो सच्ची चीज़ है उसको तो माननी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है। देखिए हर आदमी में कोई ना कोई कमियाँ होती है, मैं भी नहीं बोलूँगा 100% परफेक्ट हूँ, तो कमियाँ हैं किसी चीज़ में, लेकिन शिक्षा में तो अभी तक तो हिट है, तभी तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक होने के नाते आप पे भले ही आरोप लग रहे हो कई तरीके के, लेकिन इसके बावजूद जनता को क्या संवाद देंगे अपनी ओर से? जनता को मैं यही बोलूँगा कि आपके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं एकदम नया नौजवान हूँ और आज तक मैंने बहुत बड़ी कार्य कोई की नहीं, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद और ये विश्वास था तो ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैं यही बोलूँगा ये विश्वास अपनी बनाए रखिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नेता बनने का शौक़ है, मुझे आपके लिए कुछ करने का शौक़ है और ये चीज़ों के लिए मैं शायद आज के समय में वो सपोर्ट नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि ये सपोर्ट मुझे मिलेगा और जिस दिन मिलेगा मैं आपको लिए जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करूँगा। बस ये आशीर्वाद और ये प्यार अपना बनाए रखेगा और मैं ज़्यादा कुछ आपसे नहीं बोलूँगा और कभी भी मेरे वजह से किसी भी मेरे जनता को थोड़ी भी दुख पहुँची होगी तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो हमने बात करने की कोशिश की भाटपाड़ा के विधायक पवन सिंह जी से। राजनीति में भले नए हो, लेकिन एक युवा सोच किस तरीके से इस देश को बदल सकता है, किस तरीके से राजनीति को अलग रख के जन सेवा में कार्य करना चाहता है। खुले शब्दों में अपने विरोधी दल का भी सपोर्ट किया, विरोधी दल को कई नसीहतें दी और यहाँ की राज्य सरकार से एक अपील उन्होंने किया कि आप राजनीति को अलग रखिए और जनता के लिए जो कार्य है, सेवा कार्य को अलग रखा जाए तो देश के चित्र को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ कई और भी उन्होंने बातें कही जो आप यहाँ पे जरूर देख रहे हैं और जरूर आपको समझ में आता होगा कि पवन सिंह एक राजनीतिक नहीं, एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक समाज से बन के आगे काम करना चाहते हैं और यही सपना है उनका। अपने गुरु, अपने दादाजी से जो शिक्षा ली है, उन शिक्षा को आज की तारीख में जन सेवा के कार्य में लगाना चाहते हैं और आगे भी जनता के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन नेता नहीं, जनता के सेवक के रूप में। भाटपाड़ा से 24 घंटा लाइव के लिए रवि और शुभम के साथ में राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए।